हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक फेमस पोएट निस्सिम एजेकियल द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। सबसे पहले हम द पोएट निस्सिम एजेकियल के बारे में बात करेंगे। निस्सिम एजेकियल आधुनिक भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख कवि, नाटककार, निबंधकार और साहित्यिक आलोचक थे। उनका जन्म मुंबई में हुआ था। उन्हें भारतीय अंग्रेजी कविता का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री माना जाता है। उनकी कविताओं में भारतीय समाज, संस्कृति, मानवीय भावनाएं और दैनिक जीवन का यथार्थपूर्ण चित्रण मिलता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, एंटरप्राइज और द पैट्रियट शामिल हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निस्सिम एजेकियल की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। यह कविता कवि के बचपन की एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें कवि उस रात का वर्णन करता है जब उसकी मां को एक बिच्छू ने डंक मार दिया था। इस छोटी सी घटना के माध्यम से कवि भारतीय ग्रामीण जीवन, अंधविश्वास, धार्मिक आस्था, वैज्ञानिक सोच और सबसे बढ़कर एक माँ के निस्वार्थ प्रेम को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। यह कविता केवल बिच्छू के डंक की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की मानसिकता और मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्रण भी है। कविता में गांव के लोगों का अंधविश्वास, पिता का तर्कवादी दृष्टिकोण और अंत में माँ का त्याग और ममता, तीनों का सुंदर चित्रण मिलता है। अब हम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का अर्थ है बिच्छू वाली रात या वह रात जब बिच्छू ने डंक मारा। यह शीर्षक पूरी तरह उपयुक्त है क्योंकि पूरी कविता उसी रात की घटना पर आधारित है जब कवि की मां को एक बिच्छू ने डंक मारा था। इस घटना के माध्यम से कवि ने भारतीय ग्रामीण जीवन, अंधविश्वास, वैज्ञानिक सोच और सबसे बढ़कर मां के निस्वार्थ प्रेम और त्याग को प्रस्तुत किया है। अब हम इसका समरी के बारे में बात करेंगे। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. कवि अपने बचपन की एक घटना याद करता है। लगातार बारिश के कारण एक बिच्छू घर में आ गया और चावल की बोरी के नीचे छिप गया। वहीं उसने कवि की माँ को डंक मार दिया। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क्ड द रेन अगेन। बिच्छू ने अंधेरे कमरे में कवि की माँ को डंक मार दिया। डंक मारने के बाद उसने अपना जहर छोड़ दिया। उसकी पूंछ एक क्षण के लिए चमकी और फिर वह बिना किसी डर के दोबारा तेज बारिश में बाहर चला गया। द पेसेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द ईवल वन। माँ को बिच्छू के डंक मारने की खबर सुनकर गांव के लोग बड़ी संख्या में घर पर आ गए। वे बार बार भगवान का नाम लेने लगे क्योंकि उनका विश्वास था कि इससे बिच्छू की बुरी शक्ति और उसके जहर का प्रभाव कम हो जाएगा। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues. With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. गांव के लोग मोमबत्तियों और लालटेनों की मदद से बिच्छू को खोजने लगे। दीवारों पर उसकी बड़ी बड़ी परछाइयाँ दिखाई दे रही थीं, लेकिन असली बिच्छू नहीं मिला। तब लोगों ने चिंता व्यक्त की और कहा कि यदि बिच्छू कहीं हिल रहा होगा तो उसका जहर भी माँ के खून में फैल रहा होगा। May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decrease, the misfortunes of your next birth, they said. गांव के लोगों का विश्वास था कि माँ का यह कष्ट केवल शारीरिक दर्द नहीं है, बल्कि इससे उनके पिछले जन्म के पाप भी समाप्त हो जाएंगे और अगले जन्म में उन्हें कम दुख सहना पड़ेगा। इसलिए वे भगवान से प्रार्थना करते रहें और माँ को धैर्य रखने के लिए कहते रहें। May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. गांव के लोगों का विश्वास था कि माँ का यह दर्द केवल उनका अपना दुख नहीं है। वे प्रार्थना कर रहे थे कि माँ के इस कष्ट से दुनिया की बुराइयाँ कम हों और अच्छाई की जीत हो। उनके अनुसार दुख सहने से व्यक्ति और संसार दोनों का कल्याण हो सकता है। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face. गांव के लोगों का विश्वास था कि बिच्छू का जहर केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को भी समाप्त कर देगा। वे माँ के चारों ओर बैठकर प्रार्थना करते रहें। उनके चेहरों पर शांति थी क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि ईश्वर माँ की रक्षा करेंगे। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स,
more insects, and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat. समय बीतने के साथ घर में और लोग इकट्ठा हो गए। मोमबत्तियां और लालटेन बढ़ती गईं, बाहर लगातार बारिश हो रही थी और बहुत से कीड़े भी आ गए थे। इस बीच कवि की माँ बिच्छू के जहर के कारण बहुत दर्द में थीं। वे चटाई पर लेटी हुई बार बार तड़प रही थीं और कराह रही थीं। माई फादर, सेप्टिक, रैशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। कवि के पिता एक तर्कवादी और वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे। वे अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए उन्होंने हर संभव उपाय किया। मंत्र, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ और अन्य इलाज भी अपनाए। इससे पता चलता है कि संकट के समय वे अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. I watched the flame feeding on my mother. माँ को बचाने के लिए कवि के पिता ने एक कठोर उपाय अपनाया। उन्होंने डंक वाली जगह पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी ताकि जहर का असर कम हो जाए। कवि यह सब अपनी आंखों से देख रहा था और उसकी माँ को आग और जहर दोनों का दर्द सहना पड़ रहा था। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. कवि ने देखा कि एक पुजारी मंत्रों और धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा जहर को शांत करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन लगभग 20 घंटे बाद बिच्छू के जहर का प्रभाव अपने आप कम हो गया और माँ की हालत में सुधार होने लगा। My mother only said, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children." लगभग 20 घंटे तक भयंकर दर्द सहने के बाद भी माँ ने अपने दर्द की शिकायत नहीं की। उन्होंने केवल भगवान का धन्यवाद किया कि बिच्छू ने उन्हें डंक मारा, लेकिन उनके बच्चों को सुरक्षित छोड़ दिया। इससे माँ के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और ममता का पता चलता है। यही कविता का सबसे भावुक और मार्मिक संदेश है। अब हम इस पोएम की समरी को आसान भाषा में बात करेंगे। कविता की शुरुआत कवि की बचपन की एक याद से होती है। कवि कहता है कि उसे आज भी वो रात अच्छी तरह याद है जब उसकी माँ को एक बिच्छू ने डंक मार दिया था। लगातार 10 घंटे तक तेज़ बारिश होने के कारण बिच्छू अपने बिल से निकलकर घर के अंदर आ गया था और चावल की एक बोरी के नीचे छिप गया था। जब माँ वहाँ पहुँची तब बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। डंक मारने के बाद बिच्छू अपना जहर छोड़कर अंधेरे कमरे से निकल गया और फिर से बारिश में चला गया। माँ को अचानक बहुत तेज़ दर्द होने लगा। उनकी चीख सुनकर गांव के लोग बड़ी संख्या में घर पर इकट्ठा हो गए। कवि उनकी तुलना मक्खियों के झुंड से करता है, क्योंकि वे बहुत तेज़ी से वहां पहुंच गए। गांव के लोगों ने बार बार भगवान का नाम लेना शुरू किया। उनका विश्वास था कि भगवान का नाम लेने से बिच्छू की बुरी शक्ति समाप्त हो जाएगी और जहर का असर कम हो जाएगा। वे मोमबत्तियां और लालटेन लेकर बिच्छू को खोजने लगे। मिट्टी की दीवारों पर बिच्छू जैसी बड़ी बड़ी परछाइयां दिखाई दे रही थीं, लेकिन असली बिच्छू कहीं नहीं मिला। गांव वालों का विश्वास था कि यदि बिच्छू कहीं भी हिलेगा तो उसका जहर माँ के शरीर में भी फैलता रहेगा। इसलिए वे प्रार्थना करने लगे कि बिच्छू एक ही जगह चुपचाप बैठा रहे। इसके बाद गांव के लोग माँ को सांत्वना देने लगे। वे कहने लगे कि शायद ये कष्ट उनके पिछले जन्म के पापों को समाप्त कर देगा। कुछ लोगों ने कहा कि इस जन्म का यह दुख अगले जन्म के दुखों को कम कर देगा। कुछ ने कहा कि माँ का यह दर्द संसार की बुराइयों को कम करेगा। कुछ का विश्वास था कि यह जहर उनके मन की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को भी समाप्त कर देगा और उनकी आत्मा को पवित्र बना देगा। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि गांव के लोग हर घटना को धर्म, कर्म और पुनर्जन्म से जोड़कर देखते थे। वे माँ के चारों ओर बैठ गए। उनके चेहरों पर शांति थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी प्रार्थनाएं सफल होंगी। इस बीच लगातार बारिश होती रही। घर में और लोग आते गए। अधिक मोमबत्तियाँ, अधिक लालटेन और अधिक कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगे। दूसरी ओर कवि की माँ जहर के असहनीय दर्द से चटाई पर तड़प रही थीं और बार बार कराह रही थीं। कवि के पिता गांव वालों से बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। वे अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे। वे तर्कवादी और वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी की गंभीर हालत देखी तो उन्हें बचाने के लिए हर संभव उपाय करने लगे। उन्होंने दवाइयाँ, चूर्ण, जड़ी बूटियाँ, विभिन्न घरेलू उपचार और अन्य उपाय किए। यहाँ तक कि उन्होंने डंक वाली जगह पर मिट्टी का तेल डालकर आग भी लगा दी ताकि जहर का प्रभाव कम हो जाए। कवि ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वह देखता है कि एक और गांव वाले धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रों का सहारा ले रहे हैं, जबकि दूसरी ओर उसके पिता वैज्ञानिक और घरेलू उपचारों का प्रयोग कर रहे हैं। बाद में एक पुजारी भी आता है और मंत्र पढ़कर तथा पूजा पाठ करके जहर को शांत करने का प्रयास करता है।
लगभग 20 घंटे बाद बिच्छू के जहर का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। माय को राहत मिलती है। इतने लंबे समय तक असहनीय पीड़ा सहने के बाद भी माय अपने दर्द की शिकायत नहीं करती। वे केवल इतना कहती हैं, भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे डंक मारा, मेरे बच्चों को नहीं। यही कविता का सबसे मार्मिक और भावनात्मक क्षण है। माय अपने दर्द की परवाह नहीं करती, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी होती है कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। इससे माय के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और ममता का सर्वोच्च रूप सामने आता है। अब हम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक अत्यंत संवेदनशील और यथार्थवादी कविता है। निसीम एजेकियल ने एक साधारण सी घटना के माध्यम से भारतीय ग्रामीण जीवन, अंधविश्वास, धार्मिक विश्वास, वैज्ञानिक सोच और मातृत्व की महानता को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। कविता का अंतिम दृश्य पाठक के हृदय को गहराई से छू लेता है, क्योंकि उसमें एक माँ का निष्काम प्रेम और त्याग दिखाई देता है। यही कारण है कि यह कविता भारतीय अंग्रेजी साहित्य की सबसे लोकप्रिय और यादगार कविताओं में गिनी जाती है। ये था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम की एक्सप्लेनेशन।